सो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू उज्जवल भविष्य एनजीओ। तो आज हम एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं और आज है उसका एपिसोड 1। और मैं हूं आपका होस्ट गौतम भसीन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो चीज हर किसी के घर में या परिवार में पाई जाती है। वो टॉपिक है डायबिटीज। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के और इस पॉडकास्ट देखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके लव्ड वन की जिंदगी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश हो सकती है। तो इसी टॉपिक के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर किशले, जो एक यूट्यूबर, मेटाबॉलिक डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर भी है। सो डॉक्टर किशले, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। सो डॉक्टर किशले, प्लीज। थैंक यू गौतम। तो आज इससे पहले कि हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करें, मैं थोड़ा ब्रीफ में अपनी बैकग्राउंड को बता देता हूँ। मैंने एमबीबीएस करी और उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद प्रिपरेशन की पीजी एंट्रेंस के लिए, एमडी के लिए। और क्योंकि मुझे मेडिसिन चाहिए था और थोड़ा मैं इंक्लाइंड था मेडिसिन की तरफ, जनरल मेडिसिन ब्रांच की तरफ, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की। देन मैंने डीएनबी कोर्स ज्वाइन किया टाटा मोटर्स हॉस्पिटल जमशेदपुर में। वो कंप्लीट होने के बाद मुझे रियलाइज़ ऐसा हुआ कि जो जनरल मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा ड्रग ओरिएंटेड है, फार्मास्यूटिकल बेस्ड है। तो जो कि मुझे उतना पसंद आ नहीं रहा था, और ये कोर्स के दौरान ही मुझे समझ आ गया कि ये प्रैक्टिस मैं पर्सनली मैं नहीं करूँगा। क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे मेरी बॉडी में हुआ, और घर मतलब फैमिली के लेवल पे, फ्रेंड्स के लेवल पे भी बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़, गाउट, ये सब रिवर्स हुआ, फैटी लिवर, ओबेसिटी, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो भी लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग देखते हैं आजकल, हम्म। कॉमन है बहुत ज़्यादा। हम्म। तो उसकी वजह से मैं फर्दर फिर टिपिकल जो एकेडमिक्स है उसको परसू करने की नहीं सोचा। मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा एक चेंज चाहिए, एक रेडिकल चेंज चाहिए हमें। और क्योंकि इस मेटाबॉलिज्म को हम प्रॉपरली समझते नहीं है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को तो कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। और क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है सिर्फ डायग्नोस करना, सिम्टम्स देख करके, इन्वेस्टिगेट करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, और उस डायग्नोसिस के बाद क्या मेडिकेशन होना चाहिए उस डिजीज के लिए, उसको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। यही काम है डॉक्टर्स का। और ये इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाया ही उस ओरिएंटेशन में गया है। एक्चुअली ओरिएंटेशन हमारा पढ़ाई का जो है वो काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल बेस्ड है, और इसलिए हम लाइफस्टाइल वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देते, मैं ये कहना चाहूँगा। और उस वजह से मैं अब इसको लाइफस्टाइल, एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर ही हूँ। और मोस्टली मेरे पेशेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, होम तो मेरा ये पटना में है, बिहार से हूँ मैं। और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अभी लाइफस्टाइल को लेके अवेयर नहीं है। ओके। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक मैं पहुँच पाऊँ, मेरी आवाज़ पहुँच सके, और लोग जान पाएँ कि लाइफस्टाइल और ये हेल्थ और ये मेटाबॉलिज्म ये क्या है एक्चुअली, और लो कार्ब लाइफस्टाइल स्पेशली क्या है। क्योंकि आप किसी भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज को ट्रीट करेंगे तो डाइटरी जो स्ट्रैटेजी है वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही होगा अप्रोप्रिएट, किसी भी, चाहे वो डिजीज कोई भी हो। वो ओके। मैटर नहीं करता आपके पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर क्या है। हम्म। तो क्योंकि हमारा फाउंडेशन ये लो कार्ब लाइफस्टाइल है, डाइट है, तो इसके अराउंड मैं अपने पेशेंट्स को डील करता हूँ और उनके डिजीज को मैनेज करता हूँ, बेसिकली इसी डाइटरी स्ट्रैटेजी से। और सारे डिजीज, मतलब जितने भी उनके मेडिकेशन चल रहे होते हैं किसी भी डिजीज को लेकर के, वो मोस्टली वो सारे मेडिकेशन बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा मतलब मैं किसके आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी। तो मैं आपको ये पहले, ये अभी टॉपिक्स पे हम अभी नहीं जाते, तो थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप एक डॉक्टर। तो आज तक हम, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमने हमेशा डॉक्टर्स को वाइट कोट में हॉस्पिटल में ही देखा है। तो एज अ यूट्यूबर आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपको क्या ऐसा, क्या आपको मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे सोशल मीडिया पर जाना है, मुझे यूट्यूब पर जाना है एज अ डॉक्टर? एक्चुअली मोटिवेशन, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं जो मेन स्ट्रीम जो काम मैं करता, जो भी पढ़ाई मैंने की, मुझे ऐसा लगा मेन स्ट्रीम वाला मैं काम कर पाऊंगा नहीं, क्यों मेरे से ये हो नहीं पाएगा।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पर्सनल लेवल पे जो मेरे हेल्थ को बेनिफिट किया है, जो भी चीज़ें मैंने की है पर्सनली, तो ओके उस चीज़ को अगर पब्लिक लेवल पे लाना है, तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर आप रह करके काम नहीं कर पाओगे। ओके, यस तो यस। इस वजह से मेरे लिए मोटिवेशन सोली वही होगा, क्योंकि वही कारण है कि इसलिए मैं इस YouTube को यूज़ किया, और मैं बेसिकली इस YouTube पे आया, और फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। इंस्टाग्राम फेसबुक तो पहले से भी मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन एज ए यूट्यूब में हेल्थ कोच की तरह एक, मैं कह सकता हूँ कि इसलिए आया मैंने ओके। ये सोचा। तो ये हमारा पहला एपिसोड है इस पॉडकास्ट सीरीज का, और आप बहुत सौभाग्यवान हैं जो आज हमारे साथ पहली बार आप ही जुड़े हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा मैं इस पॉडकास्ट के आपको रूल समझाना चाहूंगा। इस पॉडकास्ट को हम एक फॉर्मल इंटरव्यू की तरह नहीं, एक कैजुअल बातचीत की तरह हम इसको प्रोसीड करें। हाँ, श्योर। कि और हम इस पॉडकास्ट की लैंग्वेज को एज सिंपल एज रखना चाहेंगे, ताकि हमारे ऑडियंस को एक नॉर्मल तरीके से उनको पता चले। ज्यादा बिल्कुल। टेक्निकल उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर कोई टेक्निकल टर्म बीच में आती भी है तो उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के हम इजी वे में उनको समझाने की कोशिश करें। तो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, अपने ऑडियंस को बता चुका हूँ, आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिर। अ, एग्जैक्टली, तो श्योर। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एज ए इंडियन, हमने डायबिटीज भी सुना है, हमने शुगर भी सुना। ये शुगर पेशेंट है, इसको शुगर है, इसको डायबिटीज है। तो क्या शुगर और डायबिटीज सेम होती है, या इसमें कोई फर्क होता है? बताइए। देखिए, डायबिटीज की जो डायग्नोसिस है ना, वो बेसिकली हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ही मेजर करके डायग्नोज करते हैं, ओके। क्योंकि डायबिटीज का डायग्नोसिस कोई एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन, ये सारे स्कैन से, इन्वेस्टिगेशन से नहीं होता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिंपल सा ब्लड टेस्ट से ही होता है। और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, क्योंकि जिस ब्लड शुगर की हम बात कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली ग्लूकोज की हम बात कर रहे होते हैं। वहां पे कोई और शुगर नहीं आएगा, वहां पे फ्रक्टोज नहीं आएगा, या फिर कोई गैलेक्टोज, या फिर अदर जो मिल्क शुगर होता है जैसे लैक्टोज, ओके। ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो ब्लड शुगर इन जनरल हम बोलते हैं, बट हमारा मतलब ये होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज है ग्लूकोज हो। स्पेसिफिकली। ओके। और अगर वो एक सर्टेन रेंज के ऊपर रहता है, हमारा हम्म। लिमिट के ऊपर रहता है, अपर लिमिट है, क्योंकि नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रेंज है, हेल्दी रेंज जो हम कहते हैं ब्लड शुगर का, ब्लड ग्लूकोज का यानी, वो 70 to 100 है हम्म। नॉर्मली। और उसके अगर ऊपर रहता है फास्टेड स्टेट में, सॉरी, ओके। तो फिर उसे हम बोलने लगते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज अब बढ़ रहा है। और अगर वो 125 के ऊपर चला जाएगा फास्टेड स्टेट में, देन उसे हम डायबिटीज बोलते हैं। तो बेसिकली शुगर पेशेंट अगर हम बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डायबिटीज का जो 3 से 4 क्राइटेरिया है एक्चुअली, और उस 4 क्राइटेरिया में आपके पास एक भी क्राइटेरिया होगा, तो आपको कहा जाएगा कि आपको डायबिटीज है या आप शुगर के पेशेंट हो। पेशेंट है, ओके। और वो जो क्राइटेरिया है, वो 4 क्राइटेरिया को मैं बता देता हूँ अभी। हम्म। पहला क्राइटेरिया है कि फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा 125 से ऊपर रहेगा, प्लीज आप 125 या एक इस 125। टर्म को भी थोड़ा और नॉर्मलाइज करिए कि ये फास्टिंग वाला क्या सिस्टम है। हाँ, ये फास्टिंग ब्लड शुगर इन जनरल हम ये मानते हैं कि ओवरनाइट जो भी हम फास्टेड स्टेट में जाते हैं, क्योंकि तो डिनर ओवरनाइट हम, मतलब हमने कुछ नहीं खाया, हम बहुत हाँ, टाइम रात से भर हमने कुछ नहीं भूखे खाया। हैं एक तरह से। एग्जैक्टली, हाँ, जैसे रात के 10 बजे, 11 बजे मैक्सिमम इंडियंस की जो हैबिट है, वो हाँ, डिनर टाइम एक्चुअली सभी का 10 PM 11 PM के जाता अराउंड है होता है। एग्जैक्टली। और मॉर्निंग में आप अगर उठोगे भी, तो मुझे नहीं लगता कि 7 AM से पहले कोई लैब खुला होता है, या फिर उससे नहीं खुला पहले आप होता। कभी लैब टेस्ट करवाओगे। तो ऑब्वियसली एक 8 आवर्स का एक विंडो तो आ ही जाता है हमारे पास नॉट ईटिंग का, जिसे हम टिपिकली फास्टिंग बोलते हैं। तो उस पीरियड के बाद अगर हम देख रहे हैं, मतलब 8 आवर्स, जहाँ पे 8 आवर्स एक हमने आज के कुछ नहीं गैप के खाया है। बाद अगर हम कुछ नहीं हाँ, खाया, हमने कुछ नहीं पिया, उसके बाद हम टेस्ट करा रहे हैं, उसको हम एग्जैक्टली, फास्टिंग कहते हैं, फास्टिंग उसको हम टेस्ट। फास्टिंग बोलते हैं। तो सिंपली हम ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 8 घंटा हमने जब नहीं खा रहे होते हैं, तो उसके बियॉन्ड जो भी हमारा फेज होगा, वो फास्टिंग पीरियड होगा। ओके ओके ओके। 8 आवर्स के बाद ही हम यूजुअली हम डिफाइन करते हैं, जो कन्वेंशनल मैनर में जब हम फास्टिंग को बोलते हैं। हालांकि वो बहुत सही नहीं है, उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो टिपिकल, जो हम कन्वेंशनल स्टाइल में जब हम बोलते हैं फास्टिंग, तो वो 8 आवर्स होता है विंडो। ओके ओके, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है उसका? सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने बताया कि 125 से ऊपर होगा फास्टिंग आपका ब्लड शुगर, 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, ये दूसरा ऊपर होगा, आएगा तो आप हाँ, डायबिटिक हो सकते हो। नहीं, डायबिटीज हो गया आपको, मतलब हो गया। 125 के ऊपर। ओके। हाँ, 125 के ऊपर अगर आपका आ गया फास्टिंग, देन आपको डायबिटीज है। तो बाई चांस अ- भी आ सकता है ये कभी?
बाई चांस वही, अगर बाई चांस भी आ गया तो वो डायबिटीज आपको हो गया, आपको ये मानना है। एग्जैक्टली ओके ओके क्योंकि वही डायग्नोसिस ही है, हम डायग्नोसिस ही उसी तरह से करते हैं डायबिटीज की। ओके ओके ओके। सेकंड और क्राइटेरिया की तरफ पढ़ रहे थे हम। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमें कंसिडर ऐसे करना होता है कि अगर हम 8 घंटे नहीं खाए हैं और हम्म उसके बाद भी अगर 125 से ऊपर है, देन डेफिनेटली कुछ तो हम्म। गड़बड़ है, ओके ओके ओके। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए पीपी का क्राइटेरिया कुछ और है, पोस्ट प्रैंडियल कहते हैं, जहाँ पे हम खाने के 2 घंटे बाद देखते हैं। हम्म। तो खाने के 2 घंटे बाद हमेशा वो 200 के अंदर होना चाहिए। 200 के अंडर होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो 140 एंड 200 के बीच में है, हम्म। तब वो प्री डायबिटीज कहलाता है। जिस तरह से फास्टिंग वाला हमारा 100 टू 125 के बीच में अगर होगा तो प्री डायबिटीज होगा, अगर अंडर 100 होगा या 100 होगा तो वो नॉर्मल कहलाता है। अभी एक और आपने नया वर्ड फेंका है, प्री डायबिटीज। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, प्री डायबिटीज एक, वो कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज है डायबिटीज। जब हम फुल ब्लोन, जब हम डायबिटीज बोलते हैं ना, तो प्री डायबिटीज कहने का मतलब है अगर आपने लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं की, उस समय अपने डाइट को रिवाइज नहीं किया, ओके 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 तो वो प्रोग्रेस करते करते जो फास्टिंग आपका, अगर जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपका अभी 115 या 110 के अराउंड चल रहा है, ओके तो वो फास्टिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, ओवर द इयर्स वो प्रोग्रेस करेगा और वो 125 के बियॉन्ड आपका परसिस्ट करेगा और ओके उसके ऊपर ही रहेगा फिर हमेशा। ओके 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 ओके। तो तो अगर हमने प्री डायबिटीज में अपने आप को थोड़ा सा परहेज करके, थोड़ा प्रिकॉशनरी चीजें करके, अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर देते तो उसको हम बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो दो क्राइटेरिया हो गया हमारा, एक फास्टिंग का, एक पीपी का, हम्म और तीसरा हो गया एक HbA1c, जो सभी लोग अवेयर होंगे इस टेस्ट से। एक HbA1c एक टेस्ट होता है हम्म। जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड शुगर हमारा पिछले 3 महीने से उसका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा रहा ओके है, ओके। एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल हम देखते हैं उसमें। ओके और ये ब्लड शुगर कंट्रोल आपका 2 to 3 मंथ्स का बताता है, एवरेज ब्लड शुगर ओवर 24 आवर्स। ओके तो ओके 24 आवर्स इंटू आप 2 to 3 मंथ्स कर लो। ओके। तो अगर वो परसेंटेज में होता है यूजुअली, तो उसे जब हम देखते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं, तो किसी का होता है 5.8, किसी का 5.7। नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं बिलो 5.7 होना चाहिए सभी का। लेकिन अगर किसी का 6.5 या 6.5 से ज्यादा है HbA1c परसेंटेज, देन हम बोलेंगे डायबिटीज है तुम्हें, ओके 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 या शुगर के आप पेशेंट हो। ओके ये 3 क्राइटेरिया हुआ। चौथा क्राइटेरिया है कि रैंडम ब्लड शुगर। ओके। रैंडम ब्लड शुगर आपका मतलब, आप कभी भी देखो अपना ब्लड शुगर को, कभी भी चाहे कुछ। आप खाना खाए हो नहीं खाए हो कोई मतलब नहीं है, रैंडमली हमने किसी समय चेक कर लिया, हम्म। और अगर उस वक्त आपका 200 या 200 से ज्यादा आता है, हम्म। प्लस उसके साथ साथ डायबिटीज के आपके पास सिम्टम्स है, जो भी टिपिकल सिम्टम्स हम देखते हैं, जिसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिन जिससे हम ज्यादा आता कॉल, है मे बी। हाँ, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिन बहुत ज्यादा होता है, भूख भी बहुत लगती है, स्वेटिंग वगैरह बहुत होता है ऐसे पेशेंट्स को, है ना। तो ये सारे अगर सिम्टम्स के साथ आपका रैंडम ब्लड शुगर आ रहा है 200 या 200 से ज्यादा, ओके। देन हम ये मानेंगे कि डायबिटीज है हमें। डायबिटीज है। तो इन चार में से कोई एक क्राइटेरिया भी आपने फुलफिल कर लिया तो वो डायबिटीज हो गया, आप शुगर के पेशेंट हो गए। शुगर के पेशेंट हो यही गए। सिंपल है, सिंपल डायग्नोसिस है, कहीं पे कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और किसले ये किसी भी एज में हो सकता है? ये किसी भी एज में हो सकता है, और डिपेंड करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायबिटीज होते हैं। तो यूजुअली जो हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो टिपिकल जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज जब हम देखते हैं, जिसे हम, तो इस टॉपिक पे आने से पहले हम ये भी मैंने लिखा था, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है, तभी हम इस पे जाएंगे कि टाइप एग्जैक्टली 2 क्या होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये बताएं आप। टाइप 1 डायबिटीज हमारे पास, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो बीटा सेल है पैनक्रियाज में, एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन ओके। बनाता है वो। हम्म और हमारा जो इम्यून सिस्टम है हम्म। उस बीटा सेल के अगेंस्ट काम करने लगता है। ओके। तो होगा यूं कि आपका बीटा सेल अब डैमेज होने लगेगा, हम्म। तो खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल को डैमेज कर रहा है, ओके। जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि अब बीटा सेल डैमेज हो रहा है, तो अब वो इंसुलिन बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो सेल ही नहीं रहा हमारे पास। तो एग्जैक्टली। अब इंसुलिन नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इंसुलिन अब लेना पड़ेगा बाहर से। बाहर से। पर टाइप 2 में क्या है कि आपके पास इंसुलिन सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो आप किसी भी स्टेज में ले लो, कितना भी एडवांस क्यों ना हो वो आपका टाइप 2 डायबिटीज, हम्म। सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। बट क्योंकि आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है,
ग्रेजुअली, क्योंकि आप उसी को खाते हुए आप बड़े हुए हो, है ना। हम्म। हमारी डाइट में बचपन से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहा है, सीरियल्स ग्रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हम खाते हैं, हम्म, प्रोटीन बहुत कम होता है हमारी डाइट में, इवन फैट भी बहुत कम बिल्कुल। होता है डाइट में। बहुत कम होता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, बॉडी उसे उसके लिए जो टॉलरेंस होती है ना वो कम होती चली जाती है, क्योंकि डैमेज होता है आपका कंटिन्यूअसली, ब्लड शुगर इतना ज्यादा बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट को लेने से, और उसके लिए टॉलरेंस जो है धीरे धीरे चली जाती है। ओके तो ओके। अल्टीमेटली क्या होगा कि उस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए अब आपके पास सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है, वो बन रहा होता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि 30 साल पहले जितने कार्बोहाइड्रेट को खाते हुए हम उसको यूज कर लेते थे और ब्लड शुगर को नॉर्मल रख लेते थे, अब हो जाएगा, वो अब नहीं हो सकता, वो अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो 30 ईयर्स में जो डैमेज हुआ है क्रॉनिकली, जो इंसल्ट किया है अपने डाइट के फॉर्म में अपनी बॉडी को, वो चीजें अब नहीं आ सकती उस तरह से खाने से। तो आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को जब आप कम करेंगे, और क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इंसुलिन बन ही रहा है, वो आप कितना भी एडवांस स्टेज में चले जाओ डायबिटीज के, तो आपको उस हिसाब से अब डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, ताकि जितना भी इंसुलिन हमारा बना रहा है वो सफिशिएंट हो उस ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। ये होता है टाइप 2। तो टिपिकली हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता है ये चीज। और टिपिकल जो हमारे डाइटिशियंस हैं, हेल्थ कोचेस हैं, जो बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके पास भी कॉन्सेप्ट नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो इसको मैं कभी और डिस्कस करेंगे, हम किसी और सीरीज में हम इसको डिस्कस कर लेंगे आराम से। ओके ओके ओके। तो जैसा मैंने बताया कि अब आपको बेसिकली टाइप 2 में सब कुछ, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें। आपके पास हम्म इंसुलिन है, वो भी काम कर रहा है, बस आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी डाइटरी लोड था कार्बोहाइड्रेट का, हम्म। उसको कम कर देना है उसको बस। कम करते हैं। और उसको कम करते हुए जितना आपके पास इंसुलिन होगा वो एनफ होगा उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, या फिर शुगर को मतलब रेगुलेट हमको करने के लिए। कार्ब्स का इंटेक कम करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। बिल्कुल, अगर हम एग्जैक्टली। कार्ब का उसको करते हैं तो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारी उसमें बैलेंस रहेगी। बिल्कुल, उसका मैं कारण बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ता ही तब है जब हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है ना, जो एनवायरनमेंट है, वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली मैनेज होता है ब्लड शुगर को लेके, कि हमारा ब्लड शुगर यूजुअली कभी 70 to 100 के ऊपर जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता। ओके। उसके कुछ 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं। अर्ली मॉर्निंग, जैसे कई बार क्या होता है जब आप सुबह उठते हो, सुबह 7 बजे 8 बजे, तो जनरली उस समय एक थोड़ा सा राइज आता है ब्लड शुगर में, और हम्म। वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हम्म। एक वो टाइम होता है जहाँ पे ब्लड शुगर हमारा बढ़ता है। दूसरा टाइम होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम जाते हैं, उस समय थोड़ा ब्लड शुगर बढ़ता है। और या फिर किसी भी एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं जो भी बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज है, तो वो हम्म। भी एक, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें भी हमारा ब्लड शुगर देखने को राइज देखने को मिलता है, वो बढ़ता है। तो बेसिकली ये दो सिचुएशन है जहाँ पे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। वैसे ब्लड शुगर हमारा 70 to 100 रहता है। और अगर इसके अलावा अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो उसका सोनली एकमात्र कारण होता है क्योंकि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो 70 to 110 के ऊपर आपका जाएगा ही जाएगा। ओके। तो किशले अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की पहले हम एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। मैं 5 से 6 फूड आइटम्स के नाम दूंगा, तो हम्म, आपको जस्ट यस और नो बताना है कि हाँ ये डायबिटीज के लिए फ्रेंडली है या नहीं। मतलब प्री डायबिटीज भी या अभी भी जैसे मैं हम्म, एम नॉर्मल, कि मुझे हम्म, ये कंज्यूम करना चाहिए, ये डायबिटीज की हम्म, तरफ मुझे पुश करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ पांच से हम्म, छह चीजों का नाम लूंगा मैं, जो हम आमतौर पे आम आजकल हम यंगस्टर्स खा रहे हैं। हम्म, हम्म, तो फर्स्ट इज मोमोज। हम्म, यस और नो? प्रॉब्लमेटिक है हम्म, तो यस, नहीं है तो नो। ओके ओके। मोमोज। प्रॉब्लमेटिक है तो यस। ओके। छोले भटूरे। यस। पैक्ड फूड जैसे कुरकुरे, लेज एंड ऑल आइटम्स। ऑब्वियसली यस। बियर। यस। मेरा मेरी धक धक बढ़ रही है। और जैसे और सब्जियां, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स नो। आलू, पोटैटो। पोटैटो यस। ओके। चावल, राइस। यस। चाय पीते हैं हम, शुगर फ्री चाय अवेलेबल है। अवेलेबल है। और वैसे मिल्क। मिल्क टू सम एक्सटेंट लिटिल अमाउंट में एक्सेप्टेबल है। मतलब बेसिकली जो अच्छी टेस्टी चीजें हैं वो सब यस ही। यस है बिल्कुल।
सब यस हैं, जो हमको खाना में मौत आती है वो सब हाँ, नो है, वो सब है। ठीक है, तो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम अपनी ऑडियंस का और आपका भी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैन वी मैनेज डायबिटीज विद मेडिकेशन? क्या हम मेडिकेशंस के थ्रू, दवाइयों के थ्रू हम डायबिटीज को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं? मैनेज तो हम कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं, पर वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। हम्म। क्योंकि जो भी मेन स्ट्रीम में मैनेजमेंट हो रहा है वो तो ड्रग बेस्ड ही हो रहा है। हम्म। डायबिटीज को लेकर के एक टिपिकल एक डाइट चार्ट भी प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे डाइटिशियंस होते हैं डॉक्टर्स के पास, वो एग्जैक्टली। डॉक्टर्स बोलते हैं आप डाइटिशियन से डाइट चार्ट ले लो, और वो आपको डाइट जिस तरह से बोलेंगे वो आपको उस तरह से डाइट करना है, फॉलो करना है। और वो डाइट जो होता है यूजुअली वो 6 to 8 मील्स का होता है। आप देखोगे 2 to 3 आवर्स पे खाने के लिए एडवाइस किया जाता है डायबिटीज के पेशेंट्स को। हम्म। और उस चार्ट को फॉलो करने के बाद पेशेंट का ब्लड शुगर और बढ़ जाता है पहले से भी। मतलब ब्लड शुगर जो पेशेंट का पहले होता है वो उससे भी कहीं ज्यादा ज्यादा बढ़ बेहतर जाता होता है। है। ओके। और डाइटिशियन के डाइट चार्ट को लेने के बाद उनका ब्लड शुगर और भी खराब हो जाता है, और और भी भी बढ़ खराब जाता हो है, जा और भी बढ़ जाता है। और भी बढ़ जाता है ब्लड शुगर। क्योंकि 8 बार वो पहले नहीं खा रहे होते हैं। हम्म। एकदम अब से वो, डाइट में चेंज आ गया तो वो भी एक बिल्कुल। तरह से हिट करता है उनको। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स के माइंड में अब ये रहता है कि अब पेशेंट हमारे पास आए हैं तो हम्म। इनका ब्लड शुगर लो कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का ये जो पैराडाइम है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और बड़ा, मतलब वैसे अननेसेसरीली आप पेशेंट बहुत यहाँ पे। कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं आई थिंक, बट आप आगे बोलते जाएं, इस बारे में हम बाद में हाँ, बात करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट को ब्लड शुगर कम ना हो जाए उसको लेकर के वो कार्बोहाइड्रेट पहले से ही वो बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। हम्म। क्योंकि हमने आपको इंसुलिन दे दिया है, इंसुलिन हम्म। लेने को। तो आप इंसुलिन अगर ले रहे हैं और आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना। अब क्योंकि मैंने आपको इस डोज में इंसुलिन प्रिस्क्राइब करी है तो ओके। अब आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलते कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करो ताकि मैं इंसुलिन ना दूं आपको। ये काम नहीं करेंगे वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुकान हमें चलानी पढ़ाया, है, हाँ हमें पढ़ाया इस तरह गया है। पढ़ाया और इस तरह दुकानें से, भी और चलानी है, दुकानें भी चलानी है। अगर एमआर, जितने उसको भी ऐसी मेडिकल। बांध दे दिया कि वो ठीक ही हो जाए, तो अगली बार वो मेरे साथ दवाई लेने आएगा ही नहीं बेसिकली। एग्जैक्टली और हमें थोड़ा सा एंटरटेन करना है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी। वो भी हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर्स को तो बहुत तो सर्विसेज बेसिकली देते हैं। बट एट द एंड बॉडी, जो पेशेंट की बॉडी है वो तो धीरे 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 खराब होती जा रही है ना। चाहे डॉक्टर की दुकान चल रही है, चाहे उसको पढ़ाया गया है, वो हमको नहीं लेना देना, हम पेशेंट हम्म, के व्यू से देखते हैं। अगर वो उस चीज को, अगर वो उसी टाइम पे कंट्रोल कर देता डॉक्टर, जैसे उसको पता है कि हाँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कम कार्ब्स देके, कम इंसुलिन, जैसे भी उसको बैलेंस कर सकता है, अगर उसने नहीं किया तो एक हम्म, तरह से वो पेशेंट को पुश कर रहा है एक नेगेटिव वे में आने बिल्कुल। वाले टाइम में। ये तो इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, और हम अगर एज अ पेशेंट तो हम इसको कैसे कर सकते हैं ठीक? इसको ठीक, पहले तो ये जो मास एजुकेशन अप्रोच जो होता है ना, जो मासेस को एजुकेट करना, वो अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। बेसिकली क्योंकि हम ये पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि एग्जैक्टली लोगों को और अवेयर हो लोग, और लोग अपने आप उसको डायग्नोज करके अपने आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए डॉक्टर्स को इतना टाइम नहीं होता सोशल मीडिया को यूज करने का, क्योंकि उनके पास पेशेंट लोड बहुत होता है, यस ओपीडी यस बेसिस यस। पे पेशेंट देखते हैं। अगर एग्जैक्टली। कोई सर्जन है तो सर्जरी करेंगे, उसमें बिजी होते हैं। तो यूजुअली डॉक्टर्स जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर है ना, उनको सोशल मीडिया के थ्रू पेशेंट को एजुकेट करने का टाइम नहीं है। नहीं है टाइम। वो खुद में ही बहुत बिजी हैं और वो उसी में परेशान है। और उन्हें जो पढ़ाया गया उस चीज़ को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनको कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो उनके पास एक एग्जैक्टली। एक्सक्यूज भी है बताने को कि नहीं भाई हमने यही पढ़ी है, हमें यही पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया तो है। हम तो रैशनल ट्रीटमेंट है हमारा, हम एथिकल हैं, कहीं से भी गलत नहीं है हमारा ट्रीटमेंट। तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं एजुकेट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं रेजोनेट अगर करेगा लोगों को तो डेफिनेटली चेंज लाएंगे। तो बेसिकली ये पर्सनल लेवल पे आपको पहले खुद के लिए सोचना है, आपको मासेस के लिए नहीं सोचना है फर्स्ट यस प्लेस यस पे। यस यस। आप खुद के हेल्थ के बारे में सोचो, अगर वो इम्प्रूव करेगा तो डेफिनेटली आप दूसरे को आप बताओगे कि आप प्लीज ये एग्जैक्टली करके एग्जैक्टली। देखो, ये मेरी बॉडी में यही चेंज आया क्योंकि मैंने पहले करी, तब तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ आज। नहीं तो मैं भी वही काम कर रहा होता जो बाकी डॉक्टर्स कर रहे हैं।
जी जी आज जी। की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपने पहले वैसे उसका आंसर दे दिया है। क्वेश्चन दोबारा से आ गया है कि प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है ना कि रिवर्सल, यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं जिसको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा हम्म आज अच्छे से। एक रिवर्सल होता है, हम्म। एक रिमिशन होता है, और एक क्योर होता है। ओके। ठीक है। तो पहले रिवर्सल को देखते हैं। रिवर्सल में क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा एच बी ए वन सी के अकॉर्डिंग या ब्लड शुगर के अकॉर्डिंग हमारा डायबिटीज का डायग्नोसिस है ना। ओके। तो एच बी ए वन सी अगर हमारा 6.5% के ऊपर रह रहा है तो क्या है, हमें डायबिटीज है, ये हम जानते हैं। तो अगर एच बी ए वन सी हमारा किसी डाइटरी या लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी से 6.5 के नीचे आ जाता है, हम्म। इवन विथ मेडिकेशन, वहां पे हम मेडिकेशन भी ले रहे हैं, प्लस हम कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं लेते। ट्रिक्स एंड टिप्स को अडॉप्ट किया हमने, ओके। जिसकी वजह से अब वो 6.5 के अंदर आ गया। ओके। मेडिसिन हम पहले भी खा रहे थे लेकिन 6.5 के अंदर नहीं था पहले। एग्जैक्टली। लेकिन अब मेडिसिन तो खा ही रहे थे, और प्लस हमने क्या किया, नया लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाया, जैसे डाइट हम्म में कुछ एक्सरसाइजेज ऐड किया, और अब हमारा 6.5 के अंदर आ गया। तो जब 6.5 के अंदर आ गया, तब हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज का रिवर्सल हो गया। रिवर्सल हो गया। क्योंकि डायबिटीज का डायग्नोसिस तो 6.5 होने पे है। अगर 6.5 हमारा एच बी ए वन सी अब नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि डायबिटीज का रिवर्सल हो गया। बट वो क्योर नहीं हुआ। हाँ, वही मैं बताऊंगा अब। अब हाँ। देखिए, ये रिवर्सल हो गया। अब एक हुआ रेमिशन। रेमिशन। तो रेमिशन जो टर्म है ना, वो हम लोग टिपिकली कंट्रोल के लिए बोलते हैं कि कंट्रोल्ड है हमारा, हमारी अगर बीमारी है या कुछ भी है तो वो कंट्रोल्ड है। हम्म तो रेमिशन रिवर्सल से थोड़ा अलग है। रेमिशन में क्या हो रहा है कि आपका एच बी ए वन सी हम्म। यहाँ पे भी 6.5 के अंदर होगा, और वो विदाउट मेडिकेशन होगा। यहाँ पे मेडिकेशन की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका एच बी ए वन सी 6.5 के अंदर है फॉर 1 ईयर वो बढ़िया। विदाउट मेडिकेशन, जस्ट अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए उस वजह से। हाँ, और वो 1 साल आपने मेंटेन करके रखी 6.5 एच बी ए वन सी के बिलो, ओके। तब आप कह सकते हैं कि आपका डायबिटीज अब रेमिशन में है। ओके। और ये कंप्लीट रेमिशन इसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर भी आपका अंडर 100 आ गया, और एच बी ए वन सी भी आपका 6.5 के अंदर आ गया। अब ओके। 6.5 के अंदर का मतलब होता है कुछ भी। आपका 6.5 के अंदर का मतलब होगा 6 से भी नीचे हो सकता है 5.7 से भी नीचे हो नीचे सकता हो सकता है ना। तो 6.5 के अंदर मतलब है। कह सकते हैं कंप्लीट रेमिशन, अगर कह सकते हैं तो हम 5.7 के बिलो आप मान सकते हैं कि 5.7 के बिलो आ गया हमारा। ओके। ठीक है। लेकिन क्योंकि टारगेट हमारा डायबिटीज के डायग्नोसिस का 6.5 है HbA1c का, तो हम उसके बिलो ही मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करते हैं रेमिशन को भी। ओके। और अगर ये रेमिशन आपका 5 इयर्स तक आपने मेंटेन कर लिया विदाउट मेडिकेशन, हम्म। तो इसे हम प्रोलॉन्ग्ड रेमिशन बोलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड रेमिशन। रेमिशन मतलब अगर पांच हम सालों तक, तो इसके लिए 5 सालों प्रोलॉन्ग्ड, तक हम रखें तो। एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हमने कर लिया तो प्रोलॉन्ग्ड रेमिशन एक टर्म आ गया। तो एक पार्शियल रेमिशन भी है जिसमें आपका HbA1c तो 6.5 के अंदर आ गया, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर अभी भी आपका 100 के अंदर नहीं आया, वो 100 to 125 के अंदर वो बीच में रहता है। बीच में रहता है। ये सारी चीजें हैं। और क्योर जो होता है ना, वो क्योर देखिए क्या होता है कि क्योर को बहुत लोग रिवर्सल समझते हैं। क्योंकि रिवर्स। इन जनरल रिवर्सल जो टर्म है ना, उसे हम ये मानते हैं कि जो चीजें पहले थी अब वो नहीं रही। तो ओके। क्योंकि डायबिटीज का डायग्नोसिस हम ब्लड शुगर को देखते हुए करते हैं, तो हम्म। अब अगर हमारा ब्लड शुगर उस रेंज में नहीं है, हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायबिटीज अब नहीं है। क्योंकि डायबिटीज ना। डायबिटीज का डायग्नोसिस ही तो Strictly, हम ब्लड शुगर को देख के कर रहे हैं ना। आम भाषा में तो यही बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डायबिटीज का जब ब्लड शुगर रेंज हमारा डायबिटीज वाला नहीं है, तो हम क्यों बोलेंगे कि हमें डायबिटीज है। यस। तो रिवर्सल ही तो हुआ वो। रिवर्सल ही होगा। पर क्योर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जिस तरह से हम खाते हुए पहले ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में भी रख पाते थे, अब वो नहीं रख पाएंगे नहीं रख उस पाएंगे। सारी चीजों को खाते हुए। इसलिए हम इसे क्योर नहीं बोल सकते। ओके। तो इसको समझना है कि क्योर और रिवर्सल का मतलब अलग एक अलग इन होता है। जनरल, हाँ इन जनरल होता है, एक ही जैसा होता है जनरल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये डिफरेंट है। रिवर्सल का मतलब मैंने बता दिया और क्योर का भी मतलब मैंने बता दिया। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और बात मेरे मन में आ रही थी
कि जैसे अभी मैं चलता फिरता घूमता फिरता खाता पीता लड़का हूँ, तो ऐसे अभी मुझे कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली कि मुझे ऐसे कोई, आप कह रहे हैं प्यास लगती है ज्यादा या यूरिन ज्यादा पास आ रहा है या मुझे ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा सिम्टम नहीं है। क्या इन सिम्टम्स के ना होने के बावजूद भी हमको डायबिटीज हो सकती है या और कुछ ज्यादा सिम्टम्स भी होते हैं? देखिए, डायबिटीज के जो सिम्टम्स है ना, वो नेसेसरीली एक सर्टेन एक जो एक थ्रेशोल्ड होता है ना, जहाँ पे आपके सिम्टम्स आते हैं, वो यूजुअली आपका ब्लड शुगर काफी हाई रेंज में रहेगा परसिस्टेंटली, मतलब ओके। पूरे 24 घंटे तक। तब जाकर के डेवलप होते हैं उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे पॉलीयूरिया, जहाँ पे आपको पेशाब बहुत ज्यादा लगती है। पॉलीडिप्सिया, जहाँ पे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ओके। पॉलीफेजिया, जहाँ पे भूख भी बहुत रहती है। ओके। ओके। तो ये सारे सिम्टम्स यूजुअली तब आते हैं जब आपका ब्लड शुगर यूजुअली 200 के अराउंड या 200 से ऊपर रहता है, मतलब 24 घंटे, ओके। तभी ये डेवलप होंगे। और अगर ये सारे सिम्टम्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिजीज की तरफ आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन होता है ना, उसको एग्जैक्टली डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे मेन स्ट्रीम मेडिसिन में। उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि अगर पहले ही हम डिटेक्ट कर लेंगे तो जो डिजीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी हम बच पाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, बात मैं आपकी समझ पा रहा हूँ, बट जैसे अभी मुझे कुछ भी नहीं है, हम्म। बट जब मुझे ये सिम्टम्स आने लगेंगे तो शायद मैं डायबिटिक हो चुका हूँ। हम्म। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हमारी जनता के लिए बताएं, मेरे लिए बताएं, बेसिकली आप सबके लिए बताएं कि कितने टाइम बाद हमको एक जनरल टेस्ट इसका करा लेना चाहिए, कि ताकि हम थोड़ा सा पता हम्म। लग जाए हमको कि हम किस ओर जा रहे हैं पहले से, हमें मुझे ऐसा आने लगता वाले है। तूफान की पहले से अंदेशा हो जाए कि होने वाला है कुछ। हम्म, देखिए, टेस्ट का जो रिलेवेंस है ना, जो एनुअल चेकअप या एनुअल स्क्रीनिंग हम कराते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट ही होता है मोस्टली। ओके। और उसका जो मोटो है वो ये है कि आप बेसिकली जो खा रहे हैं, उस खाने को आप टॉलरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका यही मोटो होता है एनुअल स्क्रीनिंग का मतलब। ओके। एनुअल स्क्रीनिंग आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की चेंज को नहीं बताता है। वो ये बताता है कि आप जो अभी कर रहे हो, उस पे आपकी बॉडी सही है या नहीं, ओके। है ना। और अगर जो भी आप खा रहे हो, गलत खा रहे हो, सही खा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आप टेस्ट कराते हो, और टेस्ट में आपका अगर आ जाता है कुछ प्रॉब्लम, हम्म। तब जाके आपको लगता है कि ये चीजें बढ़ गई मेरी और ये चीजें गड़बड़ हो गई हैं, तब जाकर के आप चेंज के लिए सोचते हो। कुछ लोग उसके बाद भी नहीं सोचते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो टेस्ट का इंपॉर्टेंस है, वो तब तक ही है जब तक आप गलत खा रहे हो। एग्जैक्टली। अगर आप सही खा रहे होते हो, तो आपको एनुअल स्क्रीनिंग टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं नहीं करवाता हूँ अपनी बॉडी का टेस्ट ओके। कभी। एक्साइटमेंट में कुछ करा लूंगा देखने के लिए ब्लड पैरामीटर्स को कि अभी क्या चल रहा है, जस्ट हम्म। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे अंदर ये नहीं रहता कि मुझे बीमारी हो रही है कि नहीं, चलो मैं टेस्ट करा के देखता हूँ कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गया। क्योंकि आप इतने हाँ, कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चुना हुआ है, तो उसके बाद भी अगर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल पे लानत है। बिल्कुल। हाँ। और मेरा ये मानना है कि मुझे कोई भी बीमारी हो जाएगी कभी भी, तो लेकिन आप डायबिटीज मोमोज कभी नहीं हो चाउमीन सकता। बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं नहीं, ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं खाता हूँ या छूता नहीं हूँ, खाते? लेकिन बहुत ज्यादा मतलब विजिलेंट वंस इन अ रहता हूँ उन वाइल। सारे। हाँ, वंस इन अ मतलब वाइल वंस इन अ कभी वाइल का कभी। भी डेफिनेशन सब लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो कभी इस साल में एक बार ही होता होगा शायद, मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। हफ्ते में 2 बार। तो वही वंस इन अ वाइल सभी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों के हफ्ते में एक बार भी वंस इन अ वाइल है, महीने में एक बार भी वंस इन अ वाइल है। तो इस तरह से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बीमारी हो सकती है आपको, मुझे मुझे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मुझे कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन मैं एक बीमारी के बारे में श्योर हूँ, वो कभी नहीं हो सकता, वो है डायबिटीज। डायबिटीज। एग्जैक्टली। क्योंकि डायबिटीज बीमारी ही है ब्लड शुगर का बढ़ना। और और आपका ब्लड शुगर बढ़ता ही है तब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, और मैं खाता अनहेल्दी नहीं हूँ। लाइफस्टाइल, बेसिकली अगर हम्म। अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन बैठे हैं, तो बेसिकली आप उस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, सारी जिंदगी कोई खाते पीते निकाल देते हैं कई लोग। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो मतलब कहीं डिपेंड ना कहीं, करता है, बॉडी टू कहीं बॉडी डिपेंड बॉडी करता टू है। बॉडी डिपेंड Body करती है। to जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत और फिर true। कहीं ना कहीं आप किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज्ड होते भी हैं, तो आप उसे एड्रेस नहीं कर पाते कि ये शायद मेरे पुअर डाइट की वजह से, या फिर गलत कहीं खा रहा हूँ तभी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी कॉम्प्रोमाइज हुई है। बट तो मुझे लगता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल आज बहुत बढ़ गई है। जंक फूड,
बियर इनटेक, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गया है। कि आप ये सोचें कि जो अभी हम जैसे घर पर रह रहे हैं तो थोड़ा फिर भी मम्मी के हाथ का खाना खा लिया। जो लोग बाहर रह रहे हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, वो तो बिल्कुल ही अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं बिल्कुल। अगर वो पनीर भी लेकर खा रहे हैं, पनीर बटर मसाला, वो सोच रहे हैं हम पनीर खा रहे हैं, और हम्म, जो ग्रेवी बन रही है उसमें पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। तो वो तो हम्म, बहुत ही, और क्योंकि 9 to 9 जॉब्स हैं, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स हैं सबके, और एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं मिलता। एक बेचारों को संडे सैटरडे हम्म, मिलता है, उस दिन वो पूरा दिन सो के या अपनी शॉपिंग या सफाई में निकाल देते हम्म, हैं। तो आने वाला टाइम बहुत इसके लिए बहुत पेशेंट्स बढ़ने वाले हैं मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। इस चीज में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा डर का विषय है वैसे। हम्म, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी, तो अब क्या कह रहे थे इस बारे में प्लीज। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि एनुअल स्क्रीनिंग जो आपने बताया ना कि ब्लड टेस्ट से हम, तो ब्लड टेस्ट का इंपॉर्टेंस ही तब होता है जब आप गलत खा रहे होते हो। अब ये रियलाइज करना कि हम गलत खा रहे हैं, ये बहुत लोगों के अंदर रियलाइजेशन नहीं है। मैक्सिमम लोगों को लगता है हम जो खा रहे हैं घर का खाना वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि सारे लोग जंक फूड नहीं खाते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ घर का ही खाते हैं। बहुत सारे हम्म। लोग हैं लेकिन फिर भी बीमार हैं वो, एग्री। क्योंकि उनके अंदर भी एक नोशन है कि हम जो घर का खा रहे हैं ना वो हेल्दी है, बहुत बहुत हेल्दी है वो। बहुत हेल्दी है। तो उस चक्कर में क्या होता है हम्म। कि वो लोग टेस्ट कराते रहते हैं, और टेस्ट जब कराएंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उनके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स गड़बड़ होंगे, ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या यूरिक एसिड मिल जाएगा, है ना। या कभी फैटी लिवर से आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, इंडाइजेशन का हो सकता है, एक थोड़ा मीठा मीठा दर्द रहे पेट में जो अनएक्सप्लेन्ड है। डॉक्टर्स आपको समझ नहीं पाएंगे क्यों आपको दर्द हो रहा है पेट में, लेकिन आपको दर्द रहेगा। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बैक पेन होते हैं पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स को, जो हम्म। अनएक्सप्लेन्ड है, बेसिकली डॉक्टर्स बता नहीं पाते क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बस ऐसा। हो रहा है वो। हो रहा और इस चक्कर में क्या होता है, पेशेंट सफर करता है, क्योंकि जब डॉक्टर्स को समझ नहीं आता ना कारण, तो वो साइकेट्रिक इशू मान करके पेशेंट को भेज देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। है। और फिर अलग वो साइकेट्रिस्ट अपना मेडिकेशन, वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह दे देते हैं वो लोग, ताकि पेशेंट जब सोया रहेगा तो फिर बोलेगा ही नहीं, शिकायत ही कम करेगा फिर। क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है आजकल। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो मैं कहूंगा कि मुझे गले में दर्द है तो वो गले की दो दर्द की दवाई लिख दिया। मुझे घुटने में घुटने की दवाई, मुझे नींद नहीं है नींद की दवाई लिख दी, मुझे खारिश हो रही है खारिश की दवाई लिख दी। वो चार दवाइयां अलग अलग, वो उसकी जड़ पे नहीं जाएगा कि नहीं क्यों जाएगा। हो रहा है ये इस चीज से। वही। क्या पता इन चारों का हम्म। जड़ जो रूट है, रूट कॉज है, वो एक ही हो। अगर एक ही। उसकी एक दवाई दे दी वो शायद चारों खत्म हो जाए, हम्म, बट वो हम्म, चारों की अलग अलग दवाई देगा। हम्म। नहीं देखिए, जो आप, ये दवा एक ही हो, दवा तो है ही नहीं। मतलब दवा अगर तो दवा होती तो मैं दवा वाला रूट मैं भी फॉलो करता। है। दवा नहीं है, ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म के एरर की वजह से ही आते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को सिर्फ डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझाते हैं, समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में सब कुछ आता है, आपकी बॉडी का डाइजेशन, और भी जितने भी हॉर्मोन्स लेवल पे सारे केमिकल्स जो हैं, सारे रिएक्शन जितने हो रहे हैं, वो सारे मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एरर आता है, और सेल के लेवल पे आता है जो हम ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाते। नहीं कर। हम्म। हाँ, आपने जो ये बताया ना कि अगर कॉमन रूट पे अगर उसके लिए एक दवा दे देते तो शायद आपको चार डिफरेंट दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वैसी कोई दवा होती भी नहीं है। ऐसी कोई दवा अगर हो। वैसी कोई दवा होती तो वो दवा मैं भी दे रहा होता, सबको सब क्योंकि दे जो रहे डिफेक्ट आपके अंदर आया ना, हैं। वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के एरर से आया है। और वो मेटाबॉलिज्म में एरर इसलिए आया क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत खा रहे थे। ये मानना पड़ेगा, ये सभी को मानना है, क्योंकि हर लोग गलत खा रहे हैं। ये सिंपली बता देना कि बहुत हेल्दी मैं खा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, कितने भी बड़े बड़े, वो कोई भी स्टार को ना क्यों ना हो, सुना हो। मैटर नहीं करता, सभी लोग गलत खा रहे हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। वो बॉलीवुड से लेकर के जितने, मतलब हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे। एवरेज लोग, सब लोग गलत खा रहे हैं। और उसके एरर से आ रहा है, और वो जो एरर है ना, वो क्योंकि गलत खाने से डिफेक्ट वो अराइज हुआ है आपका, तो वो जाएगा भी खाने को सही करने से। उसके लिए कोई दवा नहीं आती है और ना कभी आएगी, क्योंकि उस लेवल पे ड्रग्स काम नहीं करता जिस लेवल पे न्यूट्रिशन काम करता है। तो ओके। जहां पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं सेल के अंदर, वहां पे ड्रग्स पहुंच ही नहीं पाता। ओके। तो ओके। इसीलिए ड्रग्स से आप किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते हो। नहीं कर आप सकते। चलिए, डिजीज को आप रिवर्स नहीं करते, आप बस सिम्टम्स को मैनेज करते हो और पेशेंट की लाइफ को आप एक्सटेंड कर पाते हो। और डॉक्टर्स बहुत प्राउडली बोलते हैं कि
हमारा एलोपैथिक मेडिसिन जो है, मॉडर्न मेडिसिन जब से आया है तब से एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। बस तो ये वो तो बढ़ एक गया है, वो गाड़ी सही है, बात है। जब तक चला सकते हैं उसको चला हाँ, देते हैं एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली। मतलब गाड़ी बंद हो चुकी है, मतलब बेसिकली हम्म उसमें थोड़ा और ऑयल, मोबिल हम्म ऑयल डालकर उसको थोड़ा सा और पुश करते हैं कि ताकि और ये लाइफ निकाल जाए बेसिकली। तो इस सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं। वही। तो एक और बात करना चाहेंगे कि जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर, वापस से आते हैं। तो एक बार डायबिटीज हो गई तो कहते हैं, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं गोली शुरू हो गई, तो शुगर की गोली लग गई। वो 100 mg, 500 mg, 1000 mg, 2000, उसका अलग वेरी करता है। तो वो कहते हैं कि एक बारी गोली लग गई तो उसका mg बढ़ता रहेगा, हम्म वो गोली कभी हटती नहीं है। तो क्या इज इट पॉसिबल टू हम वो गोली हटा सके अपनी लाइफ से, अपने डाइट हम्म, से? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल कोई जादू है? बिल्कुल वही बताया, इसलिए तो ये टर्म आया है हमारे पास, रिवर्सल रेमिशन। तो अगर आपकी डाइट, डायबिटीज को लेते हुए आप अपनी डाइट को करेक्ट करते हो, अगर थोड़ा हम्म, सा करेक्ट करोगे तो हो सकता है आप रिवर्सल तक पहुंचोगे। रिवर्सल में क्या है कि हमारा थोड़ा सा मेडिकेशन भी चल रहा होता है, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह खा रहे होते हैं, या एक दो और ड्रग्स हैं वो अगर खा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हमारा ब्लड शुगर टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे 6.5 से बिलो आ गया HbA1c, हम्म, अब हम डाइट को और हम बेटर अगर कर पाते हैं तो अब रेमिशन की तरफ जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, HbA1c फर्दर हमारा रिड्यूस करेगा ही, और साथ में मेडिकेशन का भी लोड कम होगा। तो इसका स्टेज होता है, ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं होगा हम्म, डेफिनेटली, लेकिन ये ओवर 3 to 6 months ये आपका पॉसिबल है, इंटायरली पॉसिबल है, और बहुत आराम से हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस की जरूरत है बस, और बहुत इजीली हो जाता है। शुरू में टफ होगा ये, कोई भी जर्नी जो नई, कोई भी बेसिकली। नई चीज होती है वो टफ होती है किसी के लिए भी, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद पेशेंट जो है बहुत बेटर फील करने लगता है। और जितने भी उनके सिम्टम्स हैं डायबिटीज से रिलेटेड या इन जनरल भी, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत होते हैं, हेडेक रहता है, नींद नहीं आती, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती डायबिटिक्स पेशेंट्स की, तो वो सारे सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और ये सारा कुछ डाइट ही करेगा आपका, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है कुछ। मैं ऐसा बहुत ये नहीं बताऊंगा कि जाके आप जुम्बा कर लो या जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, बॉडी वो बिल्डिंग सब कर लो, करने की उसकी जरूरत कोई नहीं है। जरूरत या नहीं। फिर आप 10-10 किलोमीटर चलो डेली, है ना, 40,000 स्टेप को अचीव करो, 10,000 स्टेप चलो, ये सब मैं नहीं बताता हूँ। मैं अच्छा, बोलता अगर हूँ, आप अपनी सिर्फ डाइट में अच्छी डाइट लेते हैं, एक हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, नहीं नहीं, बैलेंस तो डाइट तो नहीं लेता हूँ मैं, बैलेंस डाइट के बारे में कभी और बात कर लेंगे। ओके, बैलेंस डाइट तो ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ओके। ये एक पॉडकास्ट मैंने किया था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें मैं बैलेंस डाइट को लेकर के काफी बोला हूँ। तो वो अगर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आज नए ऑडियंस मुझे देख पा रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो उनको मिल जाएगा सारा कुछ, जिस चीज को मैं तो डिस्कस इनकी करता हूँ बता यूट्यूब, रहा हूँ। डॉक्टर किचले का यूट्यूब चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी उस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके मुझे भी फॉलो कर लेना, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। प्लीज। तो यही है, तो बैलेंस डाइट तो बिल्कुल नहीं लेना है, इस पे हम कभी और बात कर लेंगे। अभी तो सीरीज, अभी तो शुरुआत हुआ है हमारा, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज अभी इसको मेरा बस ये कहना है कि मैं एक्सरसाइज एक एडिशनल मानता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो करो। वो एडिशनल वो- है, हाँ, बेसिकली वो एक मैंडेटरी डाइट नहीं। को अच्छा करना, हम्म हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। हम्म तो अब डाइट की बात हुई है तो डाइट के बारे में भी बता दें थोड़ा सा, कि डाइट में हम क्या एड ऑन्स कर सकते हैं और क्या चीजें हटा सकते हैं। अ, थोड़ा, बिल्कुल हाँ हम बैलेंस डाइट के बिल्कुल बारे में फिर बात करेंगे बाद में। अब हम्म, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता बिल्कुल। सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, डायबिटीज जो है हमारा, इसको देखते हुए ना दो ही तरह की डाइट यूजुअली बहुत ज्यादा मार्केट में मतलब फैली हुई है। लोग जो भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, हम्म, दो ही तरह की क्राउड होगी। मतलब एक क्राउड होगा जो आपका नॉन वेज ईटिंग की तरफ रहेगा, एक क्राउड होगा जो वेजिटेरियन टाइप ऑफ ईटिंग की तरफ रहेगा। हम्म, वेजिटेरियन टाइप ऑफ ईटिंग कहने का मतलब लो फैट की तरफ, जहाँ हम्म, पे फैट हमारी डाइट में कम रहना चाहिए। और एक जो नॉन वेज बेस्ड जो ईटिंग स्टाइल है, वहाँ पे फैट हमारा ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है। और जहाँ पे फैट ज्यादा है उसको हम बोलते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्योंकि फैट का क्वांटिटी ज्यादा है उसमें, प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम रहेगा उसमें कम हो। कंपैरेटिवली। ओके, ओके, ओके। और क्योंकि वेजिटेरियन स्टाइल में फैट हमारा कम है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा अब हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो दो ही
सोर्स है हमारा बेसिकली एनर्जी के लिए, या तो कार्बोहाइड्रेट जो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और या तो फैट। ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है। वो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो फैट कम होगा, इन जनरल किसी भी डाइटरी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो। और अगर किसी डाइट में फैट ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब हमारी डाइट में फैट ज्यादा होता है तो उसे हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं, या बहुत लोग कीटोजेनिक डाइट का भी नाम सुने होंगे। हम्म, और अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट कम है, तो वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जो भी स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट जो हम जानते हैं मानते हैं हेल्दी है, टिपिकली सब लोगों को बोला जाता है हेल्दी है, उसको फॉलो करना है। तो अगर आपको डायबिटीज है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप इन्हीं दो में से किसी एक डाइट को आप ऑप्ट कर सकते हो। या ओके। तो आप फैट को बहुत कम कर लो डाइट में, एकदम हटा लो, ना के बराबर खाओ, और वहां पे आपको मोस्टली रॉ वेजिटेबल्स या कुक्ड वेजिटेबल्स, जहाँ पे जिसमें स्टार्च नहीं है, स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं होना चाहिए, जैसे पोटैटो हो गया। पोटैटो, स्वीट पोटैटो। हम्म, तो वो वेजिटेबल्स आप खा सकते हो। और जितने भी आप सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो तो खाओगे ही, क्योंकि फिर वो नहीं खाओगे तो फिर खाओगे क्या वेजिटेरियन आइटम्स में, है हाँ, ना। बिल्कुल। लेकिन आपको फैट को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं के बराबर। तेल वगैरह भी यूज नहीं करना है, कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है आपको। तो उसे हम टिपिकली वीगन स्टाइल ऑफ ईटिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, इवन घी भी यूज नहीं करना होता ये है। भी यूज नहीं करना है। लेकिन क्योंकि टिपिकल जो हम इंडियंस हैं वो वीगन स्टाइल को हम फॉलो नहीं करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। इवन इंडिया में जो वेजिटेरियंस हैं ना, वो घी यूज कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, डेयरी यूज करते हैं। हम्म। शायद ही यहाँ पे कोई वेजिटेरियन है जो वीगन है, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, बहुत कम है। ये फॉरेन में ज्यादा सब ऐसा सब चलता है वीगन सब वाला। इंडिया में हम मिल्क प्रोडक्ट छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। बेसिकली ऐसा लगता है, क्योंकि सिर दर्द हुआ, मम्मी ने हम्म। बोला गर्म दूध पी ले। हम्म। कोई गर्मी की कोई बीमारी हुई तो ठंडा दूध पी ले। तो हमको हमेशा कोई भी बीमारी हो रही है तो दूध पी लो, ठीक हो जाओगे आप। वही वही। हमारे ये इंडियन फैमिलीज में दूध, पनीर, पनीर तो बहुत अच्छी चीज है कि हम्म। बन पनीर खिला इस बच्चे को, इसमें ताकत आएगी। तो हम उस वीगन डाइट की तरफ जा ही नहीं सकते। तो वही अगर बिल्कुल। हम वो फैट वाली डाइट की तरफ जाते हैं तो हम्म। उसमें क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। जैसे अब क्या है कि क्योंकि जो हाई फैट डाइट है उसमें आपका एनिमल फूड्स वगैरह ज्यादा है, रहता है। तो उससे क्योंकि डरते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रेड मीट नहीं खाना, एग्स नहीं खाना, ये सब हम्म, आपको नहीं खाना है, क्योंकि इससे कैंसर होता है, इससे डायबिटीज होता है, बहुत तरह की बातें हैं उसको लेकर के मार्केट में। तो अब एक ही स्टाइल ऑफ ईटिंग बचता है, वो वेजिटेरियन, जहाँ पे आपके डाइट में फैट कम होगा। इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब आप सैचुरेटेड फैट या घी, ये सारी चीजें, बटर, ये सब खाना बंद कर दो, हम्म, है ना। हार्ट डिजीज होने का रिस्क रहेगा, ये होगा वो होगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, उस पर कभी और हम बात करेंगे। तो बेसिकली अब आपको करना ये है कि आपको इन जनरल हमारी डाइट का जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरह का होना चाहिए, जहां पे आपकी डाइट में या तो कार्बोहाइड्रेट ही रहे तो बस वही रहे, फैट नहीं रहे उसके साथ, और या तो फैट अगर है तो फिर कार्बोहाइड्रेट ना रहे। ये दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए किसी भी डाइट में। अगर आप दोनों को मिक्स करते हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, तो वो उसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम फिर बढ़ेगा, और आपका ब्लड शुगर कभी नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल नहीं तो होगा। आप ब्लड शुगर को कम करने का तरीका दो ही है, या तो आप फैट को पूरी तरह से हटा दो, और या तो आप कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से हटा दो। ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जनरली जो इंडियन हम स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें हम ऑयल का भी यूज कर रहे होते हैं, फैट भी खा रहे होते हैं, साथ में खा रहे होते, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते। इसलिए वो ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है किसी का। तो अब क्योंकि हम फैट को पूरी तरह से हटाएंगे, तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी होने लगेगी बॉडी में। तो इसका मेन एग्जांपल है पकोड़े। पकोड़ों में हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं और फैट भी ले रहे हैं, क्योंकि वो तल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आज से ही मैं अपने ऑडियंस को कहना, जो पकोड़े खाने बंद कर दो यार। या पराठे हो गए, ये पराठे हो सब। गए बेसिकली। तो जितने भी इसमें क्या है ना कि हम दोनों चीजों को खा रहे हैं और बल्क में खा रहे हैं। बल्क में खा रहे तो हैं। इस वजह से जो बॉडी जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली अगर किसी एक फ्यूल पे अगर हम रन करेंगे तो हमारी बॉडी का प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होने लगेगा, सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा काफी। लेकिन वो इंप्रूवमेंट का एक्सटेंट डिपेंड करेगा कि आपने किस अप्रोच को अल्टीमेटली ऑप्ट किया। अगर आपका अप्रोच है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है नहीं डाइट में, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा और वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा इफेक्टिव टूल होगा डाइटरी स्ट्रेटेजी में। ओके। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो जहाँ पे फैट नहीं है, जैसे वेजिटेरियन स्टाइल, वहां पे भी रिडक्शन होगा, ब्लड शुगर इंप्रूवमेंट वहां पे भी होगा, लेकिन वो लेवल अचीव आप उससे नहीं कर पाएंगे जिससे
आप हाई फैट डाइट से आप कर पाएंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका किसी एक पेशेंट का 6.8 था HbA1c B1 जब से। डायग्नोज हुआ, और हम्म उसने अपने डाइट से फैट को हटा लिया पूरी तरह से। हम्म जैसे पराठे खा रहा था तो अब वो रोटी खाएगा, हम्म है ना। पराठे कभी नहीं खाएगा, पकौड़े कभी नहीं खाएगा। तो अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्लेन कार्बोहाइड्रेट वो खाएगा, जिसमें फैट नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म, ठीक। तो अब उसका HbA1c हो सकता है आ जाए 5.8। ओके। इंप्रूवमेंट है, इसे भी हम रिवर्सल बोलेंगे, है ना। क्योंकि रिवर्सल तो 6.5 के अंदर में होने पे ही हम रिवर्सल बोलते हैं। लेकिन अब 6.5 के अंदर का मतलब तो 5 भी होता हम्म है ना। हाँ तो आप 5 की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हो, टोटली नॉर्मल चाह रहे हो, तब आपका इस डाइट से वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तब हो। आपको लो कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे आपका फैट ज्यादा है, उस पे आपको जाना करना पड़ेगा। पड़ेगा, उस अप्रोच को अल्टीमेटली अडॉप्ट करना तो पड़ेगा। आपकी ये कंडीशन पे वेरी करता है कि आप कौन सी डाइट को ऑप्ट करेंगे। बेसिकली, और आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या ऑप्ट किया था और जिस वजह से आपको ये इम्प्रूवमेंट मिला। तो आप क्या चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों का एक ना एक एक धार्मिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है खाने को भी लेकर के। क्योंकि हर लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं क्योंकि खा बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं खाया आज तक, तो मैंने खाया ही नहीं आज तक, तो अब मैं कैसे खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेबल कि बीमारी है मुझे, इससे ठीक हो जाएगा, ये भी मान लेते हैं वो। लेकिन वो खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। जीते जी, ऐसे भी लोग हैं। तो वैसे उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप फैट को खाओ ही मत फिर। कोई मत। तो वही वेजिटेरियन, वो वीगन वाला जो स्टाइल है, उसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। और उस पे आपको जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसी को लेकर के आपको चलना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। वही चलना आपके पड़ेगा। लिए एक राउट है बेसिकली। ओके। तो एक और चीज हम बात करना चाहेंगे कि चलो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम डायबिटिक हो चुके हैं। तो जैसे मेरे फादर को भी ऐसे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे फादर डायबिटिक हुए और बहुत लेट डायग्नोज हुआ उनका। क्योंकि उन्होंने भी अपने जो उनको अगर सिम्टम्स हुए भी होंगे तो उन्होंने कभी शेयर नहीं किए या उन्होंने उनको इग्नोर किया। और उनको पता नहीं चला जब, क्योंकि जब डायग्नोज हुआ तो बहुत शायद लेट हो चुका था। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा उनकी डायबिटीज की वजह से काफ़ी और प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। जैसे उनके पैर में हम्म, वाउंस होने शुरू हो गए, छाले होने शुरू हो गए, जिसे कहते हैं डायबिटिक फूट। हम्म, और अभी हम उसी चीज़ों में लगे हुए थे कि उसको ठीक करना या नहीं। और उनके किडनी में क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ना शुरू हो गया और यूरिया बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से किडनी सप्रेस होनी शुरू हो गई। हम्म, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से और कितनी चीजें और कितनी डिसीजेस शुरू हो सकती हैं अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते। हम्म, क्योंकि हमारे साथ, मेरे फादर के साथ तो हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि अगर इस चीज की अवेयरनेस हो जाती है तो हम्म, अगर आप डायबिटिक हो भी गए हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत अर्ली एज में उनको डायबिटीज हुई, बट वो अभी बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से जी रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है उनको और ऐसे हम्म। नॉर्मल पर्सन की तरह वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं और क्या हो सकता है अगर हम डायबिटीज के बाद भी उस चीज को कंट्रोल या उस चीज को चेंज करने की कोशिश ना करें। हम्म। देखिए, डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो बेसिकली आ रहा है हाई ब्लड शुगर की वजह से। हम्म जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे हम्म वो रेटिनोपैथी हो, आई इफेक्ट होगा आपका, हम्म ब्रेन में जितने नर्व्स हैं, न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में क्या होगा कि आपको अगर कहीं पे प्रिक हुआ, तो आपको वो सेंसेशन नहीं आता है कि प्रिक हो गया है। हो गया। या फिर आप नॉर्मली, हमारे पास जो सेंसरी जो स्टिमुलस है, हम्म। जैसे गर्म हो या ठंडा हो या कुछ पेन का कुछ पेन स्टिमुलस है, का जब होना। हमें मिलता है तो हम वहां से हाथ को हटा लेते हैं या पाँव हटा लेते हैं, चुभता है कुछ तो। चुभता। डायबिटिक पेशेंट के साथ क्या है कि अगर वो कहीं कांटेदार कुछ सरफेस पे अगर पाँव रखेगा, तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे पाँव रखा। और उस वजह से क्या होगा, इंजरी तो हो जाएगी, क्योंकि वो जो विड्रॉल जो रिफ्लेक्स था वो नहीं है अब उसके पास, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगा। फील नहीं है, फील खत्म हो गया। हाँ, वो सेंसेशन ही नहीं है। हम्म तो अब इंजरी हो गई, अब वहां पे इंजरी नॉर्मली क्या होगा, अगर उनका ब्लड शुगर बढ़ा नहीं रहता, तो वो हील हो जाता, फील। वुंड। अब वो हील भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंजरी भी इसलिए हुई क्योंकि वो सेंसेशन नहीं था, और वो सेंसेशन नहीं रहने का कारण था न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी।
तो अल्टीमेटली ये न्यूरोपैथी हुआ आपका, बेसिकली डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर लेवल से उनकी जो नर्व्स होती हैं हाँ, वो डैमेज हो गई, वो डैमेज या हो वो गई। डैमेज हो गई या वो वीकन हो गई बहुत, बिल्कुल। जिसकी वजह से उनकी फील खत्म हो गई। जी। और फील खत्म हो गई तो उनको अगर कुछ भी हुआ, थोड़े से भी चोट लगी या कुछ भी हम्म इंजर्ड हुआ, तो उन्हें बेसिकली पता ही नहीं चला। हम्म हम्म। तो अगर वो ट्रिवियल ट्रॉमा होगा, अगर बहुत छोटा मोटा कुछ माइनर, अगर वो इंजरी होगी, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत मैसिव कुछ बड़ा कुछ इंजरी हो जाती है, क्योंकि सेंसेशन बिल्कुल नहीं है। तो उस चक्कर में वो वुंड हील ही नहीं हो पाता और अल्टीमेटली पाँव को काटना पड़ता है, फिर एम्पुटेशन करना पड़ता एम्पुटेशन है। होती है। बट मेरे फादर के केस में मैंने देखा कि जो जिस फिंगर के अंदर वो वुंड था, वो वहां से थोड़ा बाद में ठीक तो क्या होना था, वो ब्लैक होना शुरू हो गया। वो 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 डिफरेंट सिचुएशन है। वो डिफरेंट, क्योंकि उसे उन्होंने कहा कि इसमें ब्लड फ्लो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल चुका है इस वही। फिंगर के अंदर। तो हम्म अब ये जो पार्ट है, हम्म, ये गैंग्रीन बन गया है। बिल्कुल ड्राई वो ड्राई गैंग्रीन ड्राई बोलते हैं उसे। गैंग्रीन बन गया है, ये अब ठीक नहीं हो सकता कभी भी। इसका बिल्कुल। एम्पुटेशन ही हम्म इलाज है। बट हम्म एम्पुटेशन हम इसलिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि जहां से हम एम्पुटेशन करेंगे वहां हम्म, पे भी तो वुंड बनेगा। बिल्कुल। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने उस अभी जो हम्म थोड़ा एरिया जो गैंग्रीन हम्म, हुआ है उनको जी। एज इट इज छोड़ दिया है कि ये अपने आप सूख के जैसे भी वो ठीक हो बिल्कुल। जाएगा, पिछला जो एरिया है वो ठीक बचा रहेगा आपका। एग्जैक्टली। तो बेसिकली एक तो हमारे को ये चीज जो अभी हम बात कर रहे थे डायबिटीज से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा अभी किडनी की प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल, देखिए किडनी में कैसे इफेक्ट वही करती है। इन जनरल जो बताया ना मैंने कि नर्व्स को डैमेज करता है, या आर्टरीज को डैमेज करता है, वेन्स को डैमेज करता है, हर कुछ को, जो ब्लड वेसल्स जब हम बोलते हैं जिससे ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, हम्म तो ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिसमें आपका आर्टरीज आता है, वेन्स आता है और कैपिलरीज होता है। तो इन तीनों को भी इफेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये ब्लड वेसल कहीं ना कहीं पूरा तो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, हम्म। हर एक वेसल एक दूसरे से। तो ब्लड जहां जहां से जाएगा, क्योंकि ब्लड में आपका इन जनरल ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो वो सारे वेसल्स को इफेक्ट करेगा। करेगा एग्जैक्टली। चाहे वो हार्ट में जो आर्टरीज उसको इफेक्ट करता है, तो हमें अल्टीमेटली क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, देन हार्ट अटैक आता है। ब्रेन में करता है तो स्ट्रोक हो जाता है। हो तो जाता है। अल्टीमेटली जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो इसलिए है क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, और जो नर्व्स एक्चुअली ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई करता है, हम्म आर्टरीज को, ताकि उसका जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है वेसल्स का, वो भी हो सके अच्छे से। अब नर्व्स आपका अगर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, जो नर्व आपके आर्टरीज को सप्लाई कर रहा है वो भी इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा। तो आर्टरीज भी डैमेज होगा, ब्लड शुगर से डैमेज हो ही रहा है, और हम्म, इनडायरेक्टली भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाला जो नर्व है वो भी डैमेज हो रहा है ना। तो अब इसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और जिस भी एरिया में आर्टरीज जो भी सप्लाई कर रहा है जिस ऑर्गन को, वहां पे ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो वो ऑर्गन भी डैमेज होगा। तो किडनी में जो आपका जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, उस वेसल्स को भी डैमेज करेगा वो। जो वेसल, जो आर्टरीज किडनी को ब्लड सप्लाई करा रहा है, उस आर्टरी को भी डैमेज करेगा। और विद इन द किडनी आपके छोटे छोटे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, उसको डैमेज करता है। तो अल्टीमेटली ये जो सारे डैमेज जो हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम ब्लड ग्लूकोज का है। और ब्लड ग्लूकोज पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो ब्रेन से लेकर के पूरे पाँव तक, नीचे तक, टॉप टू बॉटम है, वही ग्लूकोज है। तो आप जो सैंपल कहीं से रैंडम स्पॉट सैंपल लेते हो ब्लड का, वो ऐसा थोड़ी है कि आप जहां से लिए बस वहीं पे ग्लूकोज आपका हाँ, वो तो फुल बॉडी है जहाँ ना, पूरा पूरी वो बॉडी का चल है, रहा है। वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। हाई ब्लड शुगर कहीं से भी आप सैंपल निकालोगे वही आएगा। तो वो वही शुगर आपका ब्लड में भी पहुंच रहा है उस हाई रेंज में, और हर एक जगह हाई रेंज में। तो पूरी बॉडी का ये डिजीज है, ये ब्लड शुगर है। इसे हम डायग्नोज जरूर करते हैं ब्लड शुगर को देखते हुए, तो बेसिकली लेकिन जिस ये जगह पे सिस्टेमिक भी डिजीज। वो जो नर्व्स हैं वो वीकेन होंगी, अगर वो किडनी में होती है तो किडनी को सही से काम नहीं करने देंगी वो। अगर बिल्कुल। किडनी सही से काम नहीं करती तो क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ेगा, हम्म, यूरिया बढ़ेगा उसके अंदर, क्योंकि वो उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, बिल्कुल। कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इस चीज में आप सेक्सुअल हेल्थ पे भी आते हैं, क्योंकि हम्म, जिनको डायबिटीज रहता है, जो डायबिटीज पेशेंट हैं, तो मैंने सुना है कि इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर हम्म, इजैकुलेशंस, हम्म, और ईडी की प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शायद ये टर्म हम्म, मैं शायद सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा एग्जैक्टली, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हूँ, जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हम्म, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये भी इसी वजह से आती है कि उनकी नर्व्स वीकन हो जाती हैं या डैमेज बिल्कुल। हो जाती हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, दो चीजों को तो डैमेज कर ही रहा है ये।
एक नर्व्स को, एक वेसल्स को। तो तो उसको ईडी का जो इशू है वो भी ये सेम ही इशू है, क्योंकि ब्लड वेसल जब हमारा डायलेट करता है देन हमारा इरेक्शन प्रॉपर हो पाता है। ओके। तो अगर ब्लड वेसल डैमेज हुआ है डायरेक्टली हाई ब्लड शुगर की वजह से, तब तो ब्लड वेसल क्या होगा, अब डैमेज हुआ है तो अब उस तरह से डायलेट नहीं कर पाएगा, हम्म। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर उसमें। ओके। और अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो इरेक्शन प्रॉपर नहीं इलेक्शन आएगा। नहीं हो पाएगा। और ये अगर वैस्कुलर डैमेज है तब तो ठीक है, ब्लड वेसल डायरेक्टली डैमेज हुआ तब ठीक है, ये होगा। ये तब भी हो सकता है जब नर्व्स डैमेज हो जाए, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि नर्व्स जो है वो भी ब्लड वेसल को सप्लाई करता है। तो अगर नर्व्स ही डैमेज हो जाए जो ब्लड वेसल को सप्लाई कर रहा है, तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे भी इरेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम तो आएगा। अगर ब्लड वेसल डैमेज हो करके अगर ये इशू आ रहा है तो वैस्कुलोपैथी बोलते हैं उसे, कारण ओरिजिन जो है वैस्कुलोपैथी, क्योंकि वैस्कुलर जो टर्म है ना वो ब्लड वेसल के लिए आता है तो ना। आज की आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, क्योंकि हम एक शुगर को, एक डायबिटीज को बहुत एक सिंपल टर्म में लेते हैं, इसको तो शुगर है, इसको तो डायबिटीज है, हम्म, तू मीठा नहीं खाएगा ना, बस हम यहाँ तक सोच पाते हैं कि इसको डायबिटीज है तो इसने मीठा नहीं खाना। हम्म, अगर इसने मीठा नहीं खाया, जो मर्जी खा, तू ठीक हो जाएगा, मीठा नहीं खाना तेरे को बस। हम्म, बट आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ये उससे भी बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि मैं अपने फादर की कॉम्प्लिकेशंस देख चुका हूँ, कि एक सिंपल डायबिटीज जो हम बहुत सिंपल टर्म सोचते हैं और बहुत छोटी बीमारी सोचते हैं इसको, हम्म, वो कितने कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो हम देख सकते हैं अपने, बिल्कुल। आपके किसी भी मतलब, आपने जैसे बताया, आपने बेसिकली हमको डरा दिया, एक तरह से डरा हम्म, नहीं दिया, आपने अवेयर कर दिया। हम्म, हम्म, तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे इस पॉडकास्ट से हमको ये बहुत नई नई बातें पता चली कि डायबिटीज बहुत कुछ है, हमको पता ही नहीं है। हम सिर्फ उसको शुगर की, शुगर नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, तेरे को रसगुल्ला नहीं खाना, तेरे को गुलाब जामुन नहीं खाना, बाकी सब ओके। हाँ वही मतलब इन जनरल जो डॉक्टर्स के पास भी ये पता नहीं ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो तो चेन ऑफ ग्लूकोज ही मॉलिक्यूल है ना। जो भी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है, वो रोटी हो गया, चावल हो गया, ये जितने भी चीजें हम खाते हैं सीरियल्स में, अब कोई मक्के की रोटी खाता है या कुछ भी खाता है, तो ये सारा जो है ये शुगर मॉलिक्यूल का ही चेन है। अल्टीमेटली ये जब डाइजेस्ट होगा हमारे स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जा करके, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा 1 घंटे बाद। तो अल्टीमेटली वो बॉडी को वही मिल रहा है। अब आप माउथ में डायरेक्टली शुगर डालो, ग्लूकोज को डालो, या वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर के ब्लड में पहुंच जाए इसमें ग्लूकोज के आपकी फॉर्म बातों में। से तो ऐसा लग रहा है हम रोटी भी ना खाएं, हम चावल भी ना डायबिटीज। खाएं। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम्म, अगर हम ये चीज, रोटी भी हमारी मम्मी कहती है एक और ले ले, हम्म, चावल थोड़े और ले ले, हम्म, कुछ भी बना है सब्जी और ले ले, वही। आलू की सब्जी बनी थोड़ी और ले हम्म, ले, और हम्म, हम खा रहे हैं, सभी दुनिया खा रही है, आप नहीं वही। खा रहे होंगे बिस्किट, हम तो खा हम्म, रहे हैं। हम्म, तो ये तो बहुत मुश्किल प्रोसेस हो गया, बिल्कुल। इस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल प्रोसेस हो गया। वही वही मैंने पहले भी बताया, इसलिए क्योंकि तब जाकर के आपको फैट को अल्टीमेटली पूरी तरह से हटाना पड़ेगा डाइट में फिर। हम्म। तब आप रोटी चावल एंजॉय करो, लेकिन जो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा इससे। हो सकता है आपका HbA1c नॉर्मल की तरफ कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, आप रिड्यूस कर पाओगे, 6.5 से हो सकता है 6 कर लो, हम्म। 5.8 कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नॉर्मल नहीं आएगा वो, 5.1 पॉसिबल नहीं है रोटी चावल खाते हुए। तो आपका जो आप प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम बस इमोशनल प्रॉब्लम है ये हम्म। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर हम रोटी चावल नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं हाँ, रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ा तो नहीं हो वो सकता। है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे, 8 सालों से नहीं खा रहा हूँ उस तरह से। हम्म। मैं पिछले 8 सालों से रोटी चावल टिपिकल जो स्टाइल ऑफ ईटिंग है वो नहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ। धन्यवाद, तो बहुत बहुत सच में। तो ऐसा होता नहीं है, वो बस इमोशनल इशू है, क्योंकि वो इमोशनली आप कनेक्टेड हैं उस तरह के खाने से, बचपन से हम उस तरह से खाते हाँ, हुए बड़े हुए सबने हैं। वही रोटी चावल, यही हाँ। दाल हाँ, सब्जी, यही तो खाया है। जब आपको कोई बोलता है ना कि ये नहीं खाना है तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो बस वही है कि एक सिगरेट स्मोकर को या अल्कोहलिक को अगर ये बोलेंगे अब सिगरेट नहीं पीना, तो कैसे वो चिढ़ जाता है, उसी तरह से रोटी चावल वाले लोग भी चिढ़ जाते हैं कि अरे बिल्कुल। यार ये तो बंद कर बिल्कुल। रहा है तो फिर क्या हो। तो मैं बोल देता हूँ कि उसका जो रिजल्ट होगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप जो भी प्रैक्टिस करोगे उसका रिजल्ट भी रेप्लिकेट उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप कुल चावल मिला। रोटी खाते हुए आप चाहते हो कि डायबिटीज को हम कम करें, तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फैट बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन उसका इंप्रूवमेंट का एक लिमिटेशन है, आप नॉर्मल नहीं ला पाओगे कभी HbA1c। नॉर्मल HbA1c आता है जब आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो, और ये अगर बहुत टफ लग रहा है तो उस टफ चीजों को ही तो आसान करने के लिए
कंसल्टेशन करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ मैं पर्सनली। सब कुछ आप खुद से ही कर लोगे तब तो तो फिर कोई इस मतलब चीज नहीं है के मेरे बारे में जैसे कि हम कोच का। इनकी अगेंस्ट में क्या खा सकते हैं, इसके जगह पे क्या खा सकते हैं, इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में हम एक बिल्कुल। नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे आपके हम्म। साथ। हम्म। तो अभी इसको हम थोड़ा सा एंड की तरफ करते हैं कि शायद लोगों को भी इतना बोरिंग लग रहा होगा कि बस बहुत बता दिया, बहुत डरा दिया आपने, तो इसको थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। श्योर। हमने दवाई के बारे में बात कर ली, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, रेमिशन हम्म। क्योरेबल है कि नहीं है, हमने इससे और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हमने सब कुछ जान लिया। एट लास्ट हम एक, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो आज चल रहा है, हमारा दौर चल रहा है, जैसी मेडिकेशंस चल रही हैं, और जैसे भी हमारे व्यूज हैं कि हमको जितनी नॉलेज है इंटरनेट के ऊपर, डॉक्टर्स की तरफ से जो मिल रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है आज के दौर में डायबिटीज को मैनेज करने के? इससे जो मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, डॉक्टर भी शायद आपको गलत बता रहे हैं थोड़ा हम्म। बहुत, वो भी मिसगाइड कर रहे हैं, आप हम्म। जो खा रहे हैं वो भी गलत है, हम्म। तो हम इसको कैसे मैनेज करें? कि अगर आज तक तो मैं बेकार खा रहा हूँ, आज हम्म। तक मैंने बिल्कुल गंद खाया है, हम्म। अगर अभी आज से अभी इसी टाइम से मैं अगर अच्छी डाइट को और अच्छे लाइफस्टाइल को शुरू कर दूं, हम्म। तो क्या अभी भी ठीक रहेगा, या मैं लेट हो चुका हूं? तो इस बारे में नहीं, आपका क्या व्यू है प्लीज? नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास कोई डायग्नोसिस नहीं है, किसी बीमारी का कुछ भी नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है, कुछ डायग्नोज्ड ऐसा कोई टिपिकली आप किसी कंडीशन से आप लेबल्ड नहीं है कि आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, और उससे पहले आप अगर चेंज के लिए सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम। क्योंकि बीमारी होने के बाद मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि तुम इस चीज को प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी लोग नहीं चेंज लाने की सोच रहे हैं। तो अगर कोई इस लेवल पे अगर सोच ले रहा है कि मुझे आगे नहीं होना है, ये बीमारी से मुझे सफर नहीं करना, तो ये तो मतलब प्राइमोडियल लेवल पे आप प्रिवेंशन कर लिए सोच रहे हो, कहने का ये मतलब है। और बीमारी हो जाने के बाद आप चेंज के लिए सोच रहे हो, तो वो तो इन जनरल डॉक्टर्स भी आपको काइंड ऑफ बोल रहे हैं कि ठीक वो है, तो आपको अभी करना आप ही खा सकते पड़ेगा, हो। वो तो हाँ। आपकी मजबूरी अभी बन आप, गई है अब। वही तो मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है। और वहां पे जब आप चेंज सोचते हो तो आपकी बॉडी में भी वहां से भी चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत सभी को है। वो बस आप इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं अपने हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को, आप उसको गलत मान रहे हो कि नहीं फर्स्ट प्लेस पे। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डिफेंड करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है खाना, हम्म। मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कितना गलत है उसको हम पॉडकास्ट में कभी और डिस्कस कर और लेंगे। एक और मिसकंसेप्शन है शायद, क्योंकि कि जब सब गए अपनी लाइफ में, चाहे कोई एक महीने के लिए हम्म। गया, कि जो हम्म। कहीं हम्म। रेगुलर जाते हैं, बट हर किसी ने मेंबरशिप जरूर ली है, चाहे उसके बाद हम्म। गया या नहीं गया। तो हमको ये सिखाया और बताया जाता है ट्रेनर्स के थ्रू, और जो अपने आसपास और जिम कर रहे हैं लड़के हम्म। लड़कियां जो भी है, कि हम जो खाते हैं, चाहे हम कार्ब्स खा रहे हैं, चाहे हम फैट खा रहे हैं, उससे हमारी कैलोरीज बढ़ रही है, हमारी हम्म। बॉडी हम्म। कि इससे 410 कैलोरीज मिल गई, इससे 210, इतना प्रोटीन, ये चीज बताते हैं। हम्म। और जितना हम वर्कआउट करेंगे, हम्म। जितना हम पसीना बहाएंगे, तो वो कैलोरीज बर्न होती जाएगी। तो हमें तो ये लगता है जितना मर्जी खाओ, जिम जाओ, सारा निकाल हम्म। आओ। हम्म। आप आपकी बातों से ये चीज मुझे नहीं लग रही, कि आप तो कह रहे हैं बिल्कुल खाना ही नहीं है उस चीज को। बिल्कुल। अगर क्योंकि खाकर वो, अगर हम जिम का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम हम्म, खा सकते हैं ना। मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप जो खा रहे हो, आप उसके इम्पैक्ट को आप मास्क नहीं कर सकते एक्सरसाइज करके। क्योंकि आप जब खाते हो तो आपका जो ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो। हम्म। ठीक है। तो उस हार्मोनल रिस्पॉन्स को आप एक्सरसाइज से आप मास्क नहीं कर सकते। तो उसका जो इम्पैक्ट मिलेगा आपको उस समय, वो इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप एनर्जी के लेवल पे, आप एनर्जी बैलेंस को आप भले ही कुछ हद तक आप मैनेज कर लोगे, जितना आप खाए उसको आप एक्सरसाइज से आप बाहर निकाल दोगे। लेकिन जो इम्पैक्ट उस केमिकल के थ्रू मिला, केमिकल जो के थ्रू बर्न, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज हुआ उस समय, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उस इम्पैक्ट से आप बच नहीं सकते हो। उस इम्पैक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी। और ये डेली डेली बेसिस पे आप करोगे तो वो क्रॉनिक इंसल्ट मिल रहा है। तभी तो मैक्सिमम एथलीट भी हैं, क्या हो रहा है,
हार्ट फेलियर हो ही रहा है, खुद ही डायबिटीज हो हो रहा ही है। रहा है अभी एथलीट अभी लोगों को, जो क्यों? मैंने अभी नाम नहीं याद आ रहा, अभी थोड़े दिन पहले किसी का हार्ट फेल हुआ है। वही। हम्म, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? एथलीट है, सबको, सभी लोगों को तो हो ही रहा है। कौन से हम्म। लोग हैं जिनको नहीं हो रहा है? वही एथलीट आजकल हो, बॉडी बहुत बिल्डर हो। लोगों को ये लगता है यार वो तो इतना फिट था, हम्म। उसको हार्ट फेल कैसे हो गया। वही। और लोगों को ऐसा लगता है हार्ट सिर्फ फेल उनका होता है या हार्ट अटैक उनको आता है जो बहुत घी मक्खन ये चीजें हम्म। खाते हैं। हम्म। तो बेसिकली अवेयरनेस नहीं है लोगों अवेयरनेस नहीं को। है, हाँ। उसी मिस उसी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। बहुत मिस ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, गलत इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है। और मिसकंसेप्शन बहुत है भाई। बहुत ज्यादा है, बहुत क्योंकि ज्यादा है। हर कोई अपनी दुकान चलाना चाहता है, जिम वही वाला वही। अपनी दुकान चलाना हम्म। चाहता है, रेस्टोरेंट वाला अपनी चलाना चाहता है, बस। मीट अंडे वाली अपना हम्म। अपना चलाना चाहता है, हर हम्म। कोई अपनी हम्म। दुकान चलाना चाहता है। हम्म। तो वो मिसकंसेप्शन डाल देता हम्म। है कस्टमर के माइंड में, वही। अपनी अपने क्लाइंट के माइंड में। तो बेसिकली अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इस पॉडकास्ट की सीरीज से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़े बहुत लोग जो इस डायबिटीज से रिलेट करते हैं और गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं इस बीमारी से, मैं आशा करता हूँ कि वो इस चीज से अवेयर हुए होंगे। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने अपना समय दिया हमको इस चीज के लिए। मैं हम बिल्कुल। और बहुत बहुत थैंक यू है क्योंकि मैं आज पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ और इतना मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को बहुत कुछ पता लग गया। तो हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुनकर कि बहुत कुछ उन्हें पता लगा। और अपने शायद, चाहे उन्होंने आपने उनको डरा दिया, बट ये डर ही शायद उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस में उनकी हेल्प करेगा। और बिल्कुल। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस वो करते हैं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक अच्छी लाइफ वो उनको मिल सकती है। हम्म। तो क्या आप एंड में कुछ और कहना चाहेंगे लास्ट में थोड़ा सा? मैं बस ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आपके लिए और आपके टीम के लिए कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। इस पॉडकास्ट को आपने किया हमारे साथ, और आगे भी हम डेफिनेटली और करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं है किसी के पास, तो उसी को हम बताएंगे तो शायद ताकि। सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं भी होते। तो मैं हाँ। अपने ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगा, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो जो शायद हमने मिस कर दिया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेजें। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनको कवर करें। शुक्रिया। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि लाइव Q&A भी रख सकते हैं सेशन हम्म ऑडियंस के लिए, अगर ऑडियंस हमारी इंटरेस्टेड होगी। तो अगर उनका बहुत ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट होगा, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, तो कभी लाइव Q&A रखेंगे। उसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस दौरान। लाइव क्यूएनए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका हैंडल का लिंक है, तो जाकर बिल्कुल। फॉलो कर लें। और इन डॉक्टर किशले का भी यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके उनको भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सी लाइफस्टाइल वीडियोस, बहुत सी डिसीजेस के ऊपर वीडियोस इनके चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते और इवन इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे छोटे रिमिक्स बनाता हूँ जहाँ पे क्रिटिक करता हूँ मैं दूसरे के गलत मिस इन्फॉर्मेशन को। तो इंस्टाग्राम भी अगर मुझे फॉलो करेंगे लोग तो काफ़ी कुछ वहाँ से हैं। सीखने को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, में जानने को उनके मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी हम आपको दे देंगे। तो एंड करें? बिल्कुल। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए इस वीडियो के एंड करते करते हैं और जल्दी मिलेंगे नए किसी पॉडकास्ट में, नई किसी पर्सनालिटी के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।